हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सैम पेपर 2 का थर्ड यूनिट में करवा रही हूँ। सेकंड यूनिट का भी आपका हॉल इफेक्ट वाला टॉपिक करेंगे। अभी शायद में भी आपको लास्ट क्लास में मिल भी गया हो, ठीक है। अब जो मैं करवाने जा रही हूँ वो आपका करवा रही हूँ, जैसे आपने एम्पलीफायर पढ़ लिए थे और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी, कि उसके पीछे का प्रोसेस क्या था वो पढ़ लिया था, कि इनपुट सिग्नल के उसमें जो आपका इनपुट सर्किट है आपका, उसमें आप क्या ऐसा देख के चल रहे हो जो आपका, जैसे एमीटर सर्किट था उसमें आपने क्या इनपुट के अंदर वोल्टेज उसमें ऐड करवाई, क्या स्मॉल चेंजमेंट किया कि आपका कलेक्टर सर्किट के उसमें आउटपुट वोल्टेज के अंदर कितना चेंजमेंट आया, ठीक है। तो ये हमें क्या दिखाता है कि ये क्या कर देगा, आपका मेन ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह बिहेव करवाएगा, ठीक है। इसमें ये हमें काम करना होता है, मतलब अगर ऐसे करेंगे तो वो हमारा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज़ होगा। मेन मकसद ये है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जैसे हमने सिलेबस देखा था कि ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, जैसे हमें बताना था कि एम्पलीफायर और कॉमन बेस और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर और क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर भी दिखने थे, ठीक है। तो इसके अंदर मेन क्या कर रही हूँ, आज के लेक्चर के अंदर मैं उन्हीं को ही बता रही हूँ। जो डिटेल में आपका कॉमन बेस और कॉमन एमिटर है उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के जो लेक्चर के अंदर हम करेंगे वो है आपका क्लासिफिकेशन या फिर आपका टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर हमें पढ़ना है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि हम कितने टाइप से इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर एक तो हम ये लिख के चलते हैं कि सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम इसको वो कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक हम किसके उस पे, इसके यूजेस के बेस पे बताएंगे कि भाई अगर वोल्टेज एम्पलीफायर है, करंट एम्पलीफायर है, तो ये हम करंट को एम्पलीफाई करने के पर्पस से उसको यूज़ करना चाह रहे थे, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसके यूजिंग पर्पस हो गए। एक क्या हो जाएगा आपका इसके अंदर कि आप जो क्यू पॉइंट है लॉर्ड लाइन के उसमें उसकी पोजीशन उसकी बेस पे बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एक तो आपका हो गया फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ द सिग्नल जो आपको एम्पलीफाई करवानी है, एक हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड, ठीक है। और एक आप क्या बोलोगे इसके अंदर कि आप क्या बताना चाह रहे थे, क्यू पॉइंट के बेस पे, क्यू पॉइंट के बेस पे आप इसको बताना चाह रहे हो। और एक आपका इसके अंदर आ जाएंगे टाइप ऑफ कपलिंग ऑफ टू और मोर स्टेजेस की फॉर्म में, यानी कि कपलिंग के बेस पे टू और मोर स्टेज, यानी कि एक सिंगल स्टेज है तो यानी कि कॉमन बेस या कॉमन एमिटर इस तरीके से हो जाएगा। अगर आप कपलिंग उसमें करना चाहोगे टू स्टेजेस पे तो आर सी जैसे कपल्ड हो गए, इस तरीके से चीज़ें आती जाएंगी। तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि एक आपका हो रहा है टाइप ऑफ, यहाँ लिख दूँ, टाइप ऑफ कपलिंग ऑफ टू और मोर स्टेजेस, ठीक है। तो इन टाइप से हम क्या करते हैं कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो इन उस पर क्लासीफाई हो सकता है। तो हम पहला लेके चलते हैं। पहला किसके उसमें कि हम एम्पलीफायर्स बताना चाह रहे हैं सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम बताना चाह रहे हैं कि कितने टाइप के एम्पलीफायर्स हो सकते हैं। सीधी सी बात है, सर्किट के बेस पे देखेंगे तो ट्रांजिस्टर को ही यूज़ करेंगे। ट्रांजिस्टर हमारा जो होता है उसमें 3 रीजन्स होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। एक एक बारी तीनों को कॉमन कर दो तो 3 आपके सर्किट बन जाएंगे वहाँ पे, और उन्हीं के बेसिस पे क्या हो जाएंगे, तीनों की तीनों एम्पलीफायर की तरह यूज़ हो जाएंगे। तो पहला इसके अंदर हम लेके चल रहे हैं कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है ना।
तो कॉमन बेस एम्पलीफायर में आप सबको पता है बेस इसमें कॉमन रहेगा, ठीक है। और जो आपने वीक इनपुट सिग्नल जो आपको एम्पलीफाई करवाना था वो कहाँ कौन से रीजन में दोगे, एमीटर बेस रीजन में, ठीक है। और जो आउटपुट सिग्नल आपको मिलेगा वो पीछे वाले रीजन में यानी कि कलेक्टर बेस रीजन में मिलेगा। तो आप इसमें लिखोगे कि इन दिस एम्पलीफायर, इन दिस amplifiers base is taken common to both input and output circuits, ठीक है। और वीक सिग्नल कहाँ दे रहे हो बेटा, एमीटर बेस रीजन में दे रहे हो। तो आप कहोगे कि वीक इनपुट signal is supplied across the ammeter base सर्किट, ठीक है। और जो एम्पलीफाई हो जाएगा वो कहाँ मिलेगा, कलेक्टर बेस के अंदर, ठीक है। एंड एम्पलीफाइड output signal is obtained across the collector base circuit, ठीक है। ये तो आपका पहले वाला हो गया जिसमें आपने बेस को वो किया था। अब क्या कर रहे हैं हम सेकंड, एक बार मैंने कहा था ना तीनों एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, एक एक को कॉमन करते जाओ, 3 सर्किट बन गए। तो अभी आपने बेस को कॉमन किया था, अब क्या कर रहे हैं, एमीटर को कॉमन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। तो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, इसमें क्या होता है बेटा, एमीटर कॉमन एमीटर नाम से ही है, इसका मतलब इनपुट आउटपुट के उसमें आपका क्या कॉमन रहेगा, एमीटर कॉमन रहेगा। और जो आपको वीक सिग्नल देना है वो किसको दोगे आप, अब क्योंकि एमीटर तो कॉमन हो गया, ऐसे बनता है ना, एमीटर तो कॉमन हो गया, यहाँ क्या रह गया, बेस और ये कलेक्टर। तो इसका मतलब बीई रीजन के अंदर आप वीक सिग्नल दे रहे हो और सीई रीजन के अंदर आप क्या निकाल रहे हो, आउटपुट देख रहे हो, उसका मतलब एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल लेके चल रहे हो एमीटर कलेक्टर वाले में। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इन दिस कैटेगरी या इन दिस एम्पलीफायर, in this amplifier ammeter is taken common to both input and output circuits and weak input signal is supplied across the base emitter circuit while amplified output signal is obtained across the एमीटर कलेक्टर सर्किट, ठीक है। अब तीसरा क्या रहेगा आपका, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, जिसमें कलेक्टर आपका इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन रहेगा, वीक इनपुट आपका अब यहाँ पे क्या है, कलेक्टर उसमें रहेगा। तो इसका मतलब वीक उसमें कहाँ जाएगा, आपका बेस और कलेक्टर, क्योंकि ये इस तरीके से नहीं बनता, फिर वो ऐसे बनता है, ठीक है। तो इसके उसमें ये कॉमन उसमें रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बेस और कलेक्टर रीजन में आप इनपुट दोगे और कलेक्टर और एमीटर रीजन से आप आउटपुट गेन करोगे, ठीक है। तो अब मैं दोबारा से तीसरा करवा रही हूँ, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, हेडिंग डाल लीजिए। तो अपना तीसरा है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर।
कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, इस एम्पलीफायर में क्या होगा कि इनपुट के उसमें अपना कलेक्टर कॉमन रहेगा। तो इन दिस कलेक्टर इज टेकन कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स, और जो वीक सिग्नल है वो कहाँ जा रहा है बेटा, बेस कलेक्टर रीजन में। तो वीक इनपुट सिग्नल इज सप्लाइड बिटवीन बेस कलेक्टर सर्किट, समझ रहे हो ना, ये BC क्या लिखा है मैंने, बेस कलेक्टर लिखा है। तो एंड द amplified output is obtained across the collector emitter circuit by connecting a lot। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर हो गया। तो फर्स्ट जो आपने बताया था वो कंप्लीट हो गया। अब आता है सेकंड हमारा यूजेस पर्पस से। ठीक है, तो यूज़ के पर्पस से ये आपका C पॉइंट डालो यहाँ पे, क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इसको बता रही हूँ। तो सेकंड आता है अब यूज़ के पर्पस से बताना है। ठीक है, तो यूज़ के पर्पस से अपना पहला है वोल्टेज एम्पलीफायर, कि अगर मैं अपने जो भी मैंने ले रखा है उसमें वोल्टेज को, अगर मैं उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ करवाना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैं किस उसमें करूँगी। तो सीधी सी बात है, नाम से ही है कि आप इसमें जो वोल्टेज सिग्नल्स थे उनको क्या करवाना चाहते हो, एम्पलीट्यूड वो एम्पलीफाई करवाना चाहते हो। तो ये क्या करेगा, ये किसकी तरह से यूज़ होएगा, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन की उसमें यूज़ होएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि इट इज़ दैट amplifier which amplifies the voltage signal and produces voltage amplification। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका B, यानी कि अगर हम इसको करंट एम्पलीफायर की तरह यूज़ करें। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब वोल्टेज के लिए किया था तो वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दिया, करंट एम्पलीफायर लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब करंट को, सिग्नल को एम्पलीफाई करवाता है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम स्मॉल चेंजमेंट करते हैं इनपुट सर्किट के करंट में तो हमें आउटपुट के करंट में भी ज़्यादा चेंजेस दिखने को मिलेंगे। ठीक है, यही तो हमने प्रिंसिपल बताया था इसका। तो इसमें भी यही होगा कि इन दिस करंट सिग्नल इज current signals is amplify, ठीक है, and a small change in current in the input circuit should produce a large change in current in the output circuit। ठीक है, इसमें हमें ये मिल जाता है। अब ये कहता है जैसे वोल्टेज चेंज हो गया, करंट चेंज हो, एम्पलीफाई कर रहे हो, ऐसे ही हम पावर को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो थर्ड क्या हो जाएगा आपका, पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर क्या होता है, पावर को एम्पलीफाई करने के लिए जो यूज़ होता है वो आपका पावर एम्पलीफायर। तो आप इसमें लिखोगे कि इट इज़ दैट एम्पलीफायर, it is that amplifier which can amplify the power of weak signal given to the input circuit।
ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका जो एम्पलीफायर है वो खाली जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनके उसमें हम वोल्टेज के उसमें भी हम उसको क्या कर सकते हैं, एम्पलीफाई करवा सकते हैं, करंट के उस पर भी एम्पलीफाई करवा सकते हैं, और पावर के वो भी आप क्या करवा सकते हो, एम्पलीफाई करवा सकते हो। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, यूजिंग पर्पस से हो गए। अब हमें क्या करना है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज के बेस पे भी इसको बताया था कि फ्रीक्वेंसी रेंज पर्पस से भी हम क्या कर सकते हैं, उनको एम्पलीफाई करवा सकते हैं, है ना। तो थर्ड आप इसके अंदर लिख लीजिए कि थर्ड हमारा क्या हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ के, खाली फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पे हम बता देते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर करें तो ये आपके देखो कोई भी उसमें जैसे ऑडियो, वीडियो, रेडियो इस टाइप के उस पर क्या कर सकते हैं, हम उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, यानी कि जो आपके पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या करना चाह रहे हैं, हम उसके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो आपकी ऑडिबल रेंज कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है ना। ठीक है, तो वही हम इसके अंदर करेंगे कि दिस एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दिस टू दिस। ठीक है, तो जिसमें आपकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है तो आप उसी रेंज में ही उसको क्या कर सकते हो, एम्पलीफाई कर सकते हो। यूँ तो है नहीं जो उसकी रेंज नहीं है उससे ज़्यादा आप सुनिए कि उसको बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। उस पर्टिकुलर रेंज के बेस पे ही आप क्या कर सकते हो, उसको एम्पलीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि दिस एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन of signals in the frequency range from कहाँ से कहाँ तक होती है आपकी ऑडिबल, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ये क्या है आपकी ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब क्या करना है सेकेंड, अब सीधी सी बात है कि जो हमारी 20 किलो हर्ट्ज़, ठीक है, ये तो ऑडिबल थी। अब रेडियो की कहाँ से, 20 किलो हर्ट्ज़ से आपकी मेगा हर्ट्ज़ तक की होती है। ठीक है, तो उस रेंज के अंदर जो सिग्नल्स आपके एम्पलीफाई होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक है, 20 से 20,000, 20,000 से 20 मेगा हर्ट्ज़ तक। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर आ जाएंगी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर ये क्या करेंगे, आपकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है वो क्या करेंगी कि इट इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई द signals in the radio frequency range from 20 kilohertz to several megahertz। ठीक है, अब आता है थर्ड। अब अगर हमारी कोई रेंज 50 हर्ट्ज से और मतलब सेवरल मेगा हर्ट्ज तक की हो, उसके उसमें हम क्या करें, हमारे सिग्नल्स जो होंगे, जैसे इसमें आपके ये रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स से उनको आप करवा रहे हो, यहाँ के जो सिग्नल्स होंगे अगर इस रेंज के उसमें हैं और हम उसको एम्पलीफाई करवाना चाह रहे हैं तो वो किस रेंज के अंदर आएंगे, आपके वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के अंदर आएंगे। ठीक है, अभी वीडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर किसके अंदर आपको चाहिए, सीधी सी बात है हमारे टीवी के अंदर। ठीक है, तो टीवी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप ये कहोगे कि नेक्स्ट है आपका वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। ठीक है, वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर क्या हो गया, इट इज़ यूज्ड फॉर एम्पलीफिकेशन ऑफ वीक वीडियो signals
क्योंकि ऊपर भी हम रेंज बता रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, उनकी रेंज बतानी पड़ेगी। हैविंग फ्रीक्वेंसी इन द रेंज फ्रॉम 50 हर्ट्ज टू several megahertz are called video frequency amplifier। ठीक है, और ये कहाँ यूज़ होगा, एग्जाम्पल इसका यूज़ कहाँ है, टीवी के अंदर। ठीक है, आप सीधा ऐसे टीवी भी लिख सकते हो कि टीवी के अंदर इसका क्या है, यूज़ है। अब नेक्स्ट हमने क्या कहा था कि आपके 2 या 3 स्टेज के जो कपलिंग्स होते हैं उनके अंदर आप इसको यूज़ करते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका किस में हो जाएगा, टाइप ऑफ इंटरस्टेजेस कपलिंग। ठीक है, इसमें किसमें कि ये किस बेस पे, टाइप ऑफ इंटरस्टेजेस यानी 2 या 3 आप किस स्टेज को उस पर लेके चल रहे हो कपलिंग के, उसमें आप उस के बेस पे कैसे इसको यूज़ कर सकते हो, हमें वो बताना है। तो थर्ड पार्ट आपका ये हो गया फ्रीक्वेंसी रेंज के बेस पे। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा इसके अंदर, टाइप ऑफ इंटरस्टेज कपलिंग के बेस पे हम कैसे एम्पलीफायर को क्लासीफाई कर सकते हैं वो लिखना है। तो अब आपकी थर्ड क्लासिफिकेशन आप इसके अंदर डाल लो। तीसरी तो अपनी हो गई थी, अब ये फोर्थ है। ठीक है, फोर्थ टाइप क्या हो जाएगी कि किसके बेस पे आप इसको वो बता रहे हो, टाइप ऑफ इंटरस्टेज कपलिंग। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अभी एक्सप्लेनेशन फॉर्म में नहीं लिखवा रही मैं, जस्ट आपको हेडिंग डलवा रही हूँ। आप बहुत रहेगा इतना सारा, अगर एक उसमें आता है तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप इसकी हेडिंग डाल लीजिए, क्या होएगा, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, ये है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्मर कपल्ड एम्पलीफायर। फिर है आपका फोर्थ इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर। ठीक है, अब किसके बेस पे हमें बताना था इसको, आपको किसके बेस पे, क्यू पॉइंट्स के बेस पे। ठीक है, तो क्यू पॉइंट्स के बेस पे हमारे कौन कौन से हैं, क्लास ए एम्पलीफायर है, क्लास बी एम्पलीफायर एंड क्लास ए बी एम्पलीफायर एंड क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है क्लास ए एम्पलीफायर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्लास बी एम्पलीफायर, थर्ड है आपका क्लास ए बी एम्पलीफायर और नेक्स्ट है आपका क्लास सी एम्पलीफायर। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, आपकी पूरी क्लासिफिकेशन थी इसके अंदर। ठीक है, एक्चुअली मेन जो अपना रहता है ये पूरा टॉपिक आएगा तो ऐसे आएगा। ठीक है, और एक बाइसिंग के फॉर्म में आपके अलग अलग टाइप से उसकी क्लासिफिकेशंस भी हैं कि किस किस टाइप से हम उसके बाइसिंग के उसमें उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको बाद में मिलेगा, यहाँ पे मैं बस इतना बता रही हूँ। अब इसमें से भी मेन हमें क्या करना है, मेन जो हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से अपने जो बाद में डिटेल में पूछे जाएंगे, वो जो आपके सर्किट के बेस पे आपने बताया था, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर। ठीक है, उनको अच्छे से करना है आपको, पूरा डेरिवेशन तो उसके बेस पे आएगा अगर आएगा तो, और अगर क्लासिफिकेशन के बेस पे है तो ये वाला टॉपिक्स आपको यहाँ पे करके आना है। ठीक है, तो काफ़ी लेंथी हो गया, आई थिंक काफ़ी रहेगा इतना, अगर आता है तो आप उसको थोड़ा सा खुला खुला करके बता सकते हो। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।